महीने के एंड में जब भी हमें सैलरी मिलती है तो उस सैलरी में से एक छोटा सा हिस्सा हमारा घर के खर्चे में निकल जाता है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा बच जाता है जिसका हम क्या करते हैं, या तो हम उसको बैंक में डाल दें या हम उसको बैंक में डाल दें। अब आप सोच रहे होंगे मैंने सेम चीज़ को 2 बार रिपीट किया, बट नहीं दोस्तों, ये दो चीज़ों का बहुत अलग अलग मतलब है। जैसे कि पहले मैंने आपको बोला इसको बैंक में डाल दें, यानी कि हम बैंक के सेविंग्स अकाउंट या एफडी में डाल दें। दूसरा तरीका, हम बैंक में डाल दें, यानी कि हम उस बैंक के शेयर्स बाय कर रहे हैं। दोस्तों, मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रोथ चैनल में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप उस बैंक के सेविंग्स अकाउंट या एफडी में डालते तो आपको रिटर्न मिलता 6 या 7% का, बट अगर आप उस बैंक के शेयर खरीदते तो वो शायद आपको एनुअल रिटर्न देता 20 या 25% से भी ज़्यादा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे बैंक की जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी की हिस्ट्री के बारे में, एचडीएफसी के बिजनेस के बारे में, एचडीएफसी के फाइनेंशियल्स के बारे में, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया के डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस 1992 के लिबरलाइजेशन के बाद से स्टार्ट होता है, वैसे ही एचडीएफसी बैंक की हिस्ट्री भी 1992 के लिबरलाइजेशन के बाद से स्टार्ट होती है। 1994 में एचडीएफसी बैंक इनकॉर्पोरेट हुआ। इसका पहला ऑफिस जो कि वर्ली में है, जिसका इनॉग्रेशन उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही किया। किसी भी सक्सेसफुल बैंक या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनके एक अच्छे सीईओ। वैसे ही एचडीएफसी के केस में हुआ। उन्होंने मिस्टर आदित्य पुरी को 1994 के सितंबर में एचडीएफसी बैंक का सीईओ बनाया, और मिस्टर आदित्य पुरी ने आते ही एचडीएफसी बैंक को एक बहुत ही अच्छे तरीके से रन करना स्टार्ट किया। और उनकी लीडरशिप में एचडीएफसी बैंक ने डिफरेंट सेगमेंट्स में एक्सपैंड ही नहीं किया, बल्कि काफी सारे एक्विजिशंस भी किए। एचडीएफसी बैंक ने अपना पहला एक्विजिशन फरवरी 2000 में किया, जब उन्होंने टाइम्स बैंक को एक्वायर किया। इसके बाद 2008 में एचडीएफसी बैंक ने सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब को एक्वायर किया, जो कि उस टाइम का इंडिया की फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा मर्जर था। दोस्तों, एचडीएफसी का बिजनेस समझने के लिए हम पूरा डिस्कशन अपना सेंटर रखेंगे 2 पॉइंट्स के ऊपर। पहला पॉइंट इनोवेशन, दूसरा पॉइंट कंजर्वेटिव एक्सपेंशन अप्रोच। अगर मैं बात करूं इनोवेशन की, तो एचडीएफसी बैंक ने हमेशा अपने आप को इनोवेट किया है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि एक एग्जांपल हम लें तो लेट 1990s में जब भी कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी होती थी तो वो चेक के फॉर्म में देती थी। तो एम्प्लॉयज़ को चेक लेके बैंक में सबमिट करना पड़ता था, फिर वो चेक पास होता था तो फिर पैसा उनके अकाउंट में आता था। तो एचडीएफसी बैंक पहली बार एम्प्लॉय बैंकिंग लेके आई, जिसके थ्रू एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट कर सकती थी। तो इसके लिए एम्प्लॉयज़ को अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता था एचडीएफसी बैंक में, जिससे एचडीएफसी बैंक ने काफ़ी एक्सपेंड किया। सेकंड पॉइंट, जब मोबाइल फ़ोन का बूम आया इंडिया में तो सब लोग मोबाइल की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हुए। तो एचडीएफसी बैंक ने भी अपने आप को चेंज किया और वो इंडिया में पहली बार मोबाइल बैंकिंग की सर्विस लेके आए। तो मोबाइल बैंकिंग की सर्विस लेके आने वाले वो इंडिया के पहले बैंक थे। इसके अलावा इनोवेशन को लेके एचडीएफसी बैंक कितना सीरियस है उसका पता हमें चलता है 2014 में एचडीएफसी बैंक के सीईओ मिस्टर आदित्य पुरी सिलिकॉन वैली में गए और वहां जाके फिनटेक कंपनी से मिले। तब उस टाइम पे एचडीएफसी बैंक के सीईओ इतने सीरियस थे कि उनको पता था कि आने वाले टाइम में फिनटेक बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेगा और बैंक को चेंज करना पड़ेगा अपने कस्टमर के हिसाब से। तो वो जाके पूरा फिनटेक का मॉडल समझ के आए। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, कंजर्वेटिव एक्सपेंशन अप्रोच। आपको पता ही होगा बैंक कैसे काम करता है। पहले कुछ लोग जाके बैंक में पैसा जमा करते हैं और बैंक वो पैसा आगे लैंड करता है। और बैंक को ज़्यादा प्रॉफिट कब होता है? जब जो लोग पैसा जमा कर रहे हैं उनको बैंक को कम पैसा देना पड़े और जिसको बैंक लैंड कर रहा है उससे बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करे। तो दोस्तों, बैंक को ज़्यादा रिटर्न तभी मिलेगा अगर वो रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा। और बहुत सारे बैंक्स इसी कारण से फेल हो जाते हैं, क्योंकि जब वो एक्सपेंड करते हैं तो वो रिस्की कंपनीज को पैसा देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एचडीएफसी ने जब भी एक्सपेंड किया उन्होंने इस बात का खास ध्यान दिया कि वो जहां भी पैसा दे उसका एसेट क्वालिटी अच्छा हो। उन्होंने कभी भी आज तक अपने एसेट क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। चलिए अब बात करते हैं एचडीएफसी के बैंक के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कासा रेशो की। कासा रेशो क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। तो ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका पता लगाने के लिए कि बैंक को जो पैसा मिल रहा है वो कितनी इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है। तो अगर कासा रेशो ज़्यादा होगा
तो बैंक को ज़्यादा पैसा करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट से मिलेगा, जिससे बैंक वो पैसा आगे अच्छे इंटरेस्ट रेट में लैंड कर पाएगा और बैंक का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा निकल के आएगा। अगर मैं डेटा की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक ने हमेशा अपना कासा रेशो 40% से ऊपर मेंटेन करके रखा है, जिससे जो बोरोइंग कॉस्ट होती है एचडीएफसी बैंक की बहुत कम हो जाती है एज कंपेयर टू अदर बैंक्स। दोस्तों लास्ट क्वार्टर में हमें एक ट्रेंड देखने को मिला है जिसमें कि कासा रेशो काफी सारे बैंक्स का 5 या 6% से कम हुआ है, क्योंकि आजकल लोग अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखने की बजाय अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि वहां पे उनको ज़्यादा रिटर्न मिलता था। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो, जून क्वार्टर में एक्सिस बैंक का कासा रेशो 47% से कम होकर 41% हो गया है। वहीं येस बैंक का 35% से कम होकर 30% हुआ है और एचडीएफसी बैंक का 42% से कम होकर 40% हुआ है। तो जो डिफरेंस निकल के आया वो सिर्फ 2% का है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शनल बैंक है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसका कासा रेशो कम होने की बजाय बढ़ा है फ्रॉम 50.3% टू 50.7%। अब बात करते हैं सेकंड पैरामीटर की, और सेकंड पैरामीटर है NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर बैंक में कोई पैसा रख रहा है और उसको बैंक 4% का रिटर्न देता है और जिसको पैसा बैंक लैंड करता है उसको 8% पे करता है, तो ये 4% का जो ये डिफरेंस है वो अपना NIM होता है। और NIM जितना ज़्यादा हो उतना बैंक के लिए अच्छा होता है। चलिए अब कंपेयर करते हैं HDFC का NIM दूसरे बैंक्स के साथ। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, HDFC बैंक का NIM 3.87% है, जो कि बाकी बैंक से बहुत ज़्यादा बेटर है। जैसे कि SBI बैंक का 2.40, एक्सिस बैंक का 2.71 और येस बैंक का 2.57। चलिए अब बात करते हैं NPA के बारे में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि अगर बैंक ने किसी को पैसा दिया और वो पैसा वापस नहीं आया तो वो बैंक के लिए NPA हो जाएगा। और NPA जितना ज़्यादा होगा बैंक के लिए उतना डेंजरस होता है, क्योंकि उतना बैंक को लॉस बुक करना पड़ता है। जैसे कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं, अगर मैं NPAs की बात करूँ दूसरे बैंक्स की, जैसे कि येस बैंक का NPA है 2.91%, एक्सिस बैंक का 2.04%, ICICI बैंक का 1.77। तो अगर मैं वहाँ पे देखूँ कि HDFC बैंक का NPA कितना है, तो दोस्तों वो लेस देन 1% है, जो कि एक्चुअल में है 0.43%, तो जो कि बहुत कम है अगर मैं उसको दूसरे बैंक से कंपेयर करूं, और वो बहुत अच्छी बात है HDFC बैंक के लिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो हमें HDFC बैंक से सीखने को मिलती हैं और हम अपने इन्वेस्टमेंट में उनका ध्यान रख सकते हैं। जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो हमारी कंपनी अच्छी है या नहीं है। पहला पॉइंट, मैनेजमेंट किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वही एक तरीके का ड्राइवर होता है जो पूरी कंपनी को सही रास्ते पे भी लेके जा सकता है और कंपनी को खराब भी कर सकता है। जैसे कि HDFC बैंक के केस में मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, उन्होंने एक्सपेंशन किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, प्रॉपरली रिसर्च करके फिर उन्होंने अलग अलग सेगमेंट्स में अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कोर वैल्यूज़। हर कंपनी की अपनी कोर वैल्यूज़ होती हैं, जिसको ध्यान में रख के कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करती है। अगर आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमेशा ध्यान दें कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सपेंड तो कर रहा हो, लेकिन एक्सपेंशन करते टाइम ज़्यादा रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट ना करें। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इनोवेशन। हर कंपनी को अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनोवेट करना चाहिए। अगर आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो हमेशा ध्यान दें कि उनका जो एंड प्रोडक्ट है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ कंपनीज जो बहुत बड़ी होती थी लेकिन उन्होंने अपने आप को इनोवेट नहीं किया, वो बंद हो गई, जैसे कि कोडक कैमरा, इसके अलावा नोकिया। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको फिर से स्टार्टिंग में ले जाता हूं कि ये पूरी वीडियो देख के आपने क्या डिसाइड किया है। आप पैसा बैंक में लगाने वाले हो या बैंक में लगाने वाले हो? तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें कौन से स्टॉक्स कवर करने चाहिए, और जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे हम उस स्टॉक के ऊपर अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक हमें और इंस्पिरेशन देता है कि हम और अच्छी वीडियोस करें आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए।